लास्ट क्लास के अंदर हमने काफ़ी सारा थ्योरेटिकल पार्ट कवर अप करने की कोशिश की थी, ठीक है। मैं साथ साथ यहाँ पर दोबारा आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए इसको काम करते हैं। अच्छा, रिमेंबर वन थिंग व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करें। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज व्हेन वी आर बेसिकली गोइंग टुवर्ड्स एनएलपी और एलएलएम्स, हमारे लिए ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना ज़रूरी है, तभी जाके आप आरएनएन की तरफ जाओगे, एलएस टीम्स की तरफ जाओगे, फिर जाके आप एनएलपी को समझ पाओगे, तभी हम एलएलएम्स पे काम करेंगे या ट्रांसफॉर्मर्स को देखेंगे। फिलहाल हमारे पास सिंपल वन थिंग है व्हेन वी टॉकिंग अबाउट, मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की थी कि हमारे पास जब हम कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं हमारे पास अलग अलग लेयर्स होती हैं, ठीक है। हमने कुछ चीज़ें देखी थी। नंबर वन लेयर वॉज कॉन्वोल्यूशन लेयर। कॉन्वोल्यूशन लेयर क्या थी, उसके अंदर क्या होता था, कुछ याद है? कॉन्वोल्यूशन लेयर में क्या होता था? कॉन्वोल्यूशन लेयर में क्या करते थे हम? When we are talking about convolutional layer, तो convolutional layer में होता क्या है? The first layer that we use in any CNN, that is convolutional layer. Convolutional layer में करते हैं क्या थे हम? Basically in this we do the most, मतलब हम दो चीजें लाजमी करते थे इसके अंदर। नंबर वन थिंग इज मिन मैक्स स्केलिंग, मिन मैक्स स्केलिंग क्योंकि ताकि आप लोगों का जो कलर कोड्स हैं जो 0 से लेकर 255 तक के हैं, तो वो हमारे पास एक वैल्यू पर आ जाए, फ्रॉम 0 to 1। मिन मैक्स स्केलिंग का मतलब होता है अगर मिनिमम वैल्यू है तो 0, मैक्सिमम वैल्यू है तो 1, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, 0 और 1 के दरमियान का एक इंटेंसिटी क्रिएट कर देगा, एक सिंगल वैल्यू क्रिएट कर देगा फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। आई होप समझ आया मिन मैक्स स्केलिंग क्यों किया। आफ्टर मिन मैक्स स्केलिंग वी विल अप्लाई द कर्नल्स और यू कैन से फिल्टर्स। फिल्टर्स क्या कर रहा था? नंबर वन थिंग हमने मिन मैक्स स्केलिंग की, नंबर टू वाज दी फिल्टर हेयर। फिल्टर में क्या हो रहा था? ये वजह होती है क्लास के अंदर लैपटॉप लेके बैठने की। पहले ये मैं यहाँ पर ये जो थ्योरेटिकल पार्ट कर रहे होते हैं ना, आपका मॉडल ट्यूनिंग होती ही इसी थ्योरेटिकल पार्ट के ऊपर है। If you does not know what is filter, how will you apply filter on that? If you does not know how to calculate the size of filter, then किस तरीके से आप इसके ऊपर filter apply करोगे? क्या कर पाए? एग्जैक्टली जब आप फिल्टर्स अप्लाई करते हो टू विजिबल ऑल द ऑब्जेक्ट्स इनसाइड द इमेज। फिल्टर्स अप्लाई किस तरीके से होते हैं? फॉर एग्जांपल यू हैव, मैं यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर एक 6x6 की इमेज है, तो मतलब ठीक है 6x6 की इमेज बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, या चलो इसको 4x4 ही कर दो फिलहाल, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 4x4 की इमेज है। 4x4 कैसे कहा मैंने? यहाँ पे 4 पिक्सल बाय 4 पिक्सल की आपके पास यहाँ पर इमेज है। हम इसके ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं एक फिल्टर ऑफ 2x2, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द फिल्टर ऑफ 2x2 फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, तो ये आपका हो जाएगा फिल्टर। अब फिल्टर आपके पास एक हाइपर पैरामीटर है, आप इसको किसी भी वैल्यूज में चेंज कर सकते हो। आप चाहो तो एक फिल्टर अप्लाई कर सकते हो, आप चाहो तो 10 फिल्टर अप्लाई कर सकते हो। इवन यू कैन चूज hundreds and thousands of filter on just a single image at a single layer। आप जितने मर्जी इसके अंदर फिल्टर अप्लाई कर सकते हो, ये आपके हाइपर पैरामीटर्स होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कोई एक फिल्टर अप्लाई करते हैं, जैसे कि मैंने कहा
ये हो गया आपका 1 2 माइनस का 1 एंड माइनस का 2। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक फिल्टर है, ये फिल्टर हमने अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर अप्लाई करना है और हमारे पास यहाँ पर वैल्यू है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो इस तरह की हमारे पास एक वैल्यू है। अगर मुझे इसको अप्लाई करना हो तो हमारे पास एक और चीज होती है, इसको हम कहते हैं स्ट्राइड। Stride is basically used to apply the filters on the image. For example, if you are talking about this filter, आपको ये filter इसके ऊपर अप्लाई करना है तो आप 2x2 सबसे पहले आप इस पोर्शन के ऊपर अप्लाई करोगे। Once you have applied this, तो आपके पास एक वैल्यू बनेगी। यहाँ पर वैल्यू क्या बनेगी? फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि आपने क्या करना है, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू प्लस, फिर अगेन 0 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू प्लस, यहाँ पर फिर माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल्स टू एंड 0 व्हिच इज अगेन इक्वल्स टू 0। तो आपके पास एक वैल्यू बन जाएगी यहाँ पर 0 की। ठीक है, अब नेक्स्ट फिल्टर आपके पास किस तरीके से अप्लाई करना है? नेक्स्ट फिल्टर आपने किस तरीके से अप्लाई करना है? नेक्स्ट फिल्टर आप देखोगे आपका स्ट्राइड कितना है। एग्जैक्टली अगर आपका स्ट्राइड आपके पास 1 है तो आप 1 पिक्सल छोड़ के आगे चले जाओ। बाय दिस यू विल अप्लाई अनदर फिल्टर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख रहे हो हमने यही सेम फिल्टर इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, तो आपके पास इस तरीके से आएगा। अब इससे कोई ना कोई वैल्यू आपके पास बनेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 6x6 की इमेज है, ठीक है, और आपने इसके ऊपर फिल्टर अप्लाई कर दिया। फॉर एग्जांपल हमने इसके ऊपर फिल्टर, ये आपकी हो गई इमेज, ये हो गया आपका फिल्टर। फॉर एग्जांपल आपने इसके ऊपर फिल्टर अप्लाई कर दिया 3x3 का, तो आपके पास जो रिजल्ट यानी आउटपुट इमेज बनेगी वो क्या बनेगी? 5x4 की इमेज। अब क्या ये 6x6 की इमेज व्हिच इज नाउ कन्वर्टेड इनटू 4x4 इमेज, क्या हमारे पास डेटा लॉस हो गया? डेटा लॉस हुआ। इस डेटा लॉस से बचने के लिए हम क्या करेंगे? पैडिंग अप्लाई की जाएगी। पैडिंग क्या करेगी? बेसिकली आपकी ओरिजिनल इमेज को बढ़ा देगी। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर पैडिंग अप्लाई की, आप ये आपने पैडिंग ऑफ 1 अप्लाई किया है। ठीक है, पैडिंग ऑफ 1 मतलब 1 पिक्सल चारों तरफ से आपके पास बढ़ जाएगा, एंड दिस इज नॉन एज द पैडिंग। जब आपके पास 1 पिक्सल आपके पास बढ़ गया ऑटोमेटिकली, तो आपके पास आप ये इमेज कितनी हो गई? 8x8 की इमेज हो गई। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अगर 6x6 से 1 पैडिंग आपने इसके अंदर ऐड कर दी तो चारों तरफ से होगी ना, तो ये 8x8 की इमेज बन गई आपके पास। अब क्योंकि ये आपके पास 8x8 की इमेज बन गई, आपने फिल्टर अप्लाई किया फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3x3 का, तो आपके पास आउटपुट क्या बनेगा? अगेन 6x6 की इमेज। नाउ यू कैन सी दैट ओरिजिनल इमेज का ही साइज हमने यहाँ पर दोबारा बना दिया, जिसकी वजह से एक ये फायदा हो गया हमें कि हमने डेटा लॉस होने से इसको बचा लिया। आई होप समझ आ गया। इसको मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेटरी तरीके से नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, बट जस्ट टू रिकॉल यू कि आपने इसमें करना क्या है, फिल्टर कब अप्लाई करना है। फिल्टर अप्लाई करने का एक हमारे पास फॉर्मूला है कि फॉर एग्जांपल अगर हमें चेक करना है कि हमें पैडिंग कितनी देनी है, ठीक है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। दैट इज n प्लस 2p माइनस f प्लस 1 डिवाइडेड बाय s। ठीक है, n क्या है? नंबर ऑफ पिक्सल्स, जैसे कि 6x6 का है तो 6। ठीक है, एक साइड का बताना है, दोनों साइड से नहीं रखने हमने। ठीक है, एक साइड की बात कर रहा हूं। 6x6 की इमेज है तो इसका मतलब आपके पास किधर थे भाई? अभी भी खैर करे यार, 2 महीने हो गए। चलो देखते हैं, ये समझ में आ रहा है वैसे आपको? कुछ CNN की बात कर रहे हैं। नाउ व्हेन वी टॉकिंग अबाउट CNN, हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है कि हमने फिल्टर जब अप्लाई करने हैं तो फिल्टर अप्लाई करते वक्त हमें ये फॉर्मूला को लाजमी चेक करना है।
इस फॉर्मूला में आपने वैल्यूज को लाजमी पुट करनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक इमेज है, आप कौन सी 6x6 की इमेज आपके पास आ गई, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आपके पास ये 6x6 की इमेज आ गई। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, नंबर 1 n प्लस 2p माइनस फिल्टर प्लस 1 डिवाइडेड बाय s विच इज इक्वल। अब यहां पर n क्या है आपके पास, नंबर ऑफ पिक्सेल्स, ठीक है। यहां पर p क्या है आपका, पैडिंग। यहां पर f क्या है आपका, फिल्टर। यहां पर s की वैल्यू क्या है आपकी, s की वैल्यू क्या है, स्ट्राइड। नाउ फॉर एग्जाम्पल हम वही सेम एग्जाम्पल लेते हैं 6x6 वाला, ठीक है। अगर आपके पास 6x6 की इमेज थी तो आपके पास n की वैल्यू आ गई 6 प्लस पैडिंग हमने कितनी लगाई थी 1 फिर 2, एक पिक्सल आपने इंक्रीज किया था तो वो चारों साइड से एक एक पिक्सल इंक्रीज होगा, ठीक है। 2 करोगे तो चारों साइड से 2 पिक्सल्स इंक्रीज होंगे, ठीक है। माइनस फिल्टर हमारे पास था 3/3 का प्लस 1 डिवाइड बाय स्ट्राइड कितना था हमारे पास 1 का। नाउ यू कैन सी दैट अगर हम इसको प्लस करते हैं 6 + 2 = 8 - 3 = 5, 5 + 1 = 6 डिवाइड बाय 1 = 6। तो आपके पास ऑटोमेटिकली वापस से 6x6 की इमेज बन गई। अगर हम पैडिंग अप्लाई नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल if you does not apply padding here, what happens, 1 की जगह पर क्या आया था 0, 2 × 0 = 0, तो 6 - 3 = 3 + 1 = 4। तो आपके पास ऑटोमेटिकली 4/4 की इमेज बन रही थी। ऐसे ही था, आपने 1 पैडिंग इंक्रीज की, आपके पास 6x6 की इमेज आ गई। लेकिन ये डिपेंड करता है स्ट्राइड के ऊपर, स्ट्राइड कितना है। स्ट्राइड अगर आपने 2 दिया तो जब आपके पास पिक्सल शिफ्ट होंगे तो 2 पिक्सल छोड़कर आप फिल्टर अप्लाई कर रहे होगे। अगर आपने स्ट्राइड की वैल्यू 3 दे दी तो 3 पिक्सल छोड़कर आप अप्लाई कर रहे होगे। अगर स्ट्राइड की वैल्यू आपके पास 4 होगी तो 4 पिक्सल छोड़कर आप अप्लाई कर रहे होगे। सो फॉर दैट यू नीड टू नो कि आपका स्ट्राइड कितना है। तो स्ट्राइड के ऊपर ही डिपेंड करता है आपकी पैडिंग कितनी अप्लाई करनी है, ठीक है। अब जरा हम प्रोग्रामिंग की तरफ आते हैं। लास्ट टाइम भी एक प्रॉब्लम था कि मैंने थोड़ा सा डेटा सेट बड़ा उठा लिया था, तो इस बार मैं बड़ा डेटा सेट नहीं उठा रहा हूँ और मैं ट्रेन भी नहीं करूंगा। मैंने ट्रेन किया हुआ है मॉडल मैंने सेव भी किया हुआ है, आपने सिर्फ उसी मॉडल को यूज करना है। लेकिन राइट नाउ आई विल एक्सप्लेन दैट कि हाउ यू कैन क्रिएट कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क इन पाइथन। Remember one thing, when we are working with convolutional neural network, you need a good system support. याद रखें, जब आप CNN के साथ काम कर रहे हो आपको सिस्टम सपोर्ट चाहिए। Even though my own laptop is not enough for just 10,000 images पे भी अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मेरा लैपटॉप मर जाएगा, उसके ऊपर मेरे पास अच्छी एक्यूरेसी नहीं आएगी। आई नीड अ जीपीयू सपोर्ट, ठीक है। जीपीयू सपोर्ट आप चाहो तो कोलैब के जरिए भी यूज कर सकते हो, ठीक है। पर फिलहाल हम सीपीयू बेस पे ही काम कर रहे हैं, जीपीयू सपोर्ट पे बाद में काम करेंगे। जब आप लोग आरएनएन पे आओगे उस वक्त मैं आप लोगों को करवाऊंगा, जो इंशाल्लाह कल की क्लास में आप लोग आरएनएन पे स्टार्ट कर देंगे। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ वी कैन यूज CNN here. Remember one thing, for CNN सबसे पहले आपने वही काम करना है, टेंसरफ्लो आपने इंपोर्ट कर लिया, इसको फिलहाल आप छोड़ दो, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं। मॉडल हमने वही सेम मॉडल यूज करना है, सीक्वेंशियल मॉडल। सीक्वेंशियल मॉडल क्यों यूज करना है, ताकि हम हर लेयर पर सीक्वेंस के ऊपर यूज कर सकें, ठीक है। यहां पर हमारे पास सबसे पहले कन्वोल्यूशनल 2D लेयर आपने इंपोर्ट की, मैक्स पोलिंग लेयर इंपोर्ट की। अब मैक्स पोलिंग लेयर क्या करती है, व्हाट वी डिड इन कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेट राइट नाउ, अभी तक हमने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, मिन मैक्स स्केलिंग कर दी,
देन व्हाट वी डिड, फिल्टर अप्लाई किए, आफ्टर दैट यू नीड मैक्स पूलिंग। मैक्स पूलिंग इमेज का साइज कम नहीं करती। एग्जैक्टली, मैक्स पूलिंग लेयर इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट दी यूजेबल फीचर्स, या फिर जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। आपके पास मैक्स पूलिंग भी है, आपके पास मिन पूलिंग भी है, आपके पास एवरेज पूलिंग भी है। ठीक है, आपको मिन पूलिंग यूज करनी है, आपको मैक्स पूलिंग यूज करनी है, आप एवरेज पूलिंग यूज करना चाहते हो, आप कोई भी पूलिंग लेयर यूज कर सकते हो। हम अभी बात कर रहे हैं मैक्सिमम पूलिंग की। मैक्स पूलिंग बेसिकली करता क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक इमेज क्रिएट हो गई यहां पर, ठीक है, कोई ना कोई वैल्यू होगी इसके ऊपर, now for example this is your image that contains some pixels and that pixels are the values here। इसके ऊपर अगर हमें मैक्स पूलिंग अप्लाई करनी है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2x2 की मैक्स पूलिंग की इमेज है। अब इसे अप्लाई कैसे करना है, आपने आप उठाओगे 2x2 की वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल आपने यहां से उठाई 2x2 की वैल्यू। अब इस 2x2 की वैल्यू के अंदर मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो सबसे पहली वैल्यू आपके पास आ जाएगी। फिर आप नेक्स्ट 2D ले उठाओगे, यहां पर मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, फिर दोबारा आप यहां से 2 उठाओगे और आखिर में आपके पास यहां पर वैल्यू आ जाएगी। बाय दिस वी आर बेसिकली एक्सट्रैक्टिंग द इंपॉर्टेंट फीचर्स, जो जैसे कि आपके एजेस, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इमेज के ऊपर सबसे डार्क वैल्यू या फिर यू कैन से ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का एज। अगर आप देखो, फोकस करने की कोशिश करें, कोई भी ऑब्जेक्ट आप इमेज के अंदर देखते हो तो जो उसके एजेस होती हैं वो डार्क होती हैं हमेशा। इवन दो अगर फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी चीज है जिसको आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो, जैसे कि मैं सिंपल सी कहानी कहता हूं, क्रैक्स ऑन वॉल। अब क्रैक्स ऑन वॉल के अंदर अगर हम देखें तो क्रैक्स आपको ब्लैक कलर में नजर आएंगे या फिर मतलब डार्क कलर में नजर आएंगे या फिर आपको व्हाइट कलर में नजर आएंगे, डार्क नजर आएंगे। तो ऑटोमेटिकली जो आपकी वैल्यू सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली आपको वहां पर नजर आ रही है। ठीक है, तो इसके जरिए मैक्स पूलिंग के जरिए हम मैक्सिमम वैल्यूज को क्रिएट बेसिकली गेट कर रहे होते हैं टू एक्सट्रैक्ट द फीचर्स फ्रॉम द इमेज, जिसके ऊपर आपका ये कंप्लीट न्यूरल नेटवर्क काम करेगा। समझ आया? आफ्टर मैक्स पूलिंग वी हैव अनदर लेयर जिसको हम कहते हैं फ्लैटन लेयर, या फिर आप इसको कह सकते हो फुली कनेक्टेड लेयर। फुली कनेक्टेड लेयर का मतलब होता है अब ये जितने भी आपके पास आउटपुट्स आ रहे हैं हर कॉन्वोल्यूशनल लेयर के पास से, ऑल दीज आउटपुट्स आर बेसिकली फ्लैटेंड। अब फ्लैटेंड वर्ड आप लोगों ने ऑलरेडी सुना हुआ, उसका काम क्या था, मल्टी डायमेंशन को सिंगल डायमेंशनल रो में कन्वर्ट करना। तो जितने भी आउटपुट्स आपके पास मल्टी डायमेंशंस में आ रहे हैं सबको ये सिंगल डायमेंशन में कर देगा। अगर आप इमेज इटसेल्फ की बात करो, इमेज खुद मल्टी डायमेंशनल डेटा है। क्यों? क्योंकि आपके पास मैट्रिसेस के अंदर कलर कोड्स आ रहे हैं, ऐसा ही है। इसी मल्टी डायमेंशनल डेटा को वो कर देगा सिंगल रो के अंदर। ऑल द लेयर्स आर बेसिकली नाउ फ्लैटेंड। अब ये जो फ्लैटेंड लेयर, दिस फ्लैटेंड लेयर विल बी बेसिकली फॉरवर्डेड टुवर्ड्स द न्यूरल नेटवर्क। यही फ्लैटेंड लेयर आपके पास एज अ इनपुट काम करेगी फॉर न्यूरल नेटवर्क। अब न्यूरल नेटवर्क वही आपका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जिसके अंदर आप डेंस लेयर बनाते थे, उसके अंदर आपने डिफरेंट न्यूरॉन्स क्रिएट किए, आपने एक्टिवेशन फंक्शन बताया। आफ्टर द न्यूरल नेटवर्क इसके अंदर आपके पास वही वेट्स होंगे, वही बायस वैल्यू होगी, उसी को आप अपडेट करवाओगे इन दी बैक प्रोपगेशन वैल्यू। जब आप अपडेट, आपके पास यहां से कोई ना कोई आपके पास आउटपुट आ जाएगा। अब आउटपुट आपका
डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शंस आप यूज कर सकते हो, जैसे कि अगर आपके पास मल्टी कैटेगोरिकल डेटा है तो आप यहाँ पर सॉफ्टमैक्स यूज कर सकते हो। अगर आपके पास बाइनरी डेटा है तो आप यहाँ पर सिग्मॉइड यूज कर सकते हो। इवन दो यू कैन यूज रेलू, also you can use leaky relu, it depends on your data। I hope theoretically concept आपको समझ आ गया। अब यही जितनी भी layers था, ये जो follow था rule, इसी concept को, इसी process को follow करना है in programming to create a CNN model। मैं आपको अभी एक data set के ऊपर create करके दिखा रहा हूँ, आपको भी एक data set provide करूंगा। अभी आप लोगों ने उसके ऊपर convolutional network का मॉडल क्रिएट करना है, उसको स्टोर भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीक आप लोगों के पास एक प्रेजेंटेशन आपने देनी है, अपना एक प्रोजेक्ट बना के लाना है। अब वो प्रोजेक्ट क्या होगा, आपका खुद का फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, कम से कम आपका वो मॉडल 3 या 4 लोगों को डिटेक्ट कर रहा हो यूजिंग CNN, ठीक है। हाँ, एक ही फ्रेम में 4 बंदों को कर रहा हूँ, ठीक है। आप एक ही फ्रेम में कर रहा हो, या चले आप एक फ्रेम में एक ही को करवा दो, कोई मसला नहीं, लेकिन आपने लेकर आना है उसको फ्लास्क के ऊपर, क्योंकि वो जो फ्लास्क वाली वैल्यू थी, फ्लास्क के ऊपर मैंने आप लोगों को कैमरा एक्सेस करके दिया था यूजिंग CV2। फ्लास्क के ऊपर आपके पास इमेजेस आ रही थी, फ्लास्क के ऊपर हम फेस भी डिटेक्ट कर रहे थे, मतलब आइडेंटिफाई कर रहे थे कि फेस मिल रहा है। तो वही सेम चीज आपने इसके साथ बस कनेक्ट करनी है। अभी जो करवाया था लास्ट वीक, कुछ और भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, पर आपके पास वेब बेस्ड काम होना चाहिए सीधे। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि भाई अगर आप लोगों को टेंसर फ्लो के यूजिंग टेंसर फ्लो यू नीड टू क्रिएट अ कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर वन थिंग व्हाट वी नीड। सबसे पहली चीज जो हमने अभी देखी थी, सबसे पहले आपको चाहिए था कन्वोल्यूशनल लेयर, ठीक है। कन्वोल्यूशनल लेयर हमें कहां से मिलेगी? Remember one thing when we're talking about convolutional layers, from layers यानी TensorFlow dot keras dot layers हमें यहाँ पर convolutional layer मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये 2D लेयर है तो आपने यहाँ पर लिखना है convolutional 2D लेयर, ठीक है। आपको यहाँ से convolutional लेयर मिल जाएगी। इसके अलावा हमें मैक्स पूलिंग लेयर चाहिए थी, ये हो गई आपकी लेयर 1। लेयर 2 आपके पास क्या था? मैक्स पूलिंग। मैक्स पूलिंग भी आपको यहीं से मिल जाएगी, क्योंकि आप 2D के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पर मैक्स पूलिंग आपने 2D इंपोर्ट करनी है। आफ्टर दैट हमारे पास एक और लेयर थी जिसका नाम था फ्लैटन लेयर। फ्लैटन लेयर भी आपको यहीं से मिल जाएगी, यू कैन सी दैट। आफ्टर दैट क्योंकि हमने क्या कहा था, जब आपके पास यहाँ पर सारे फीचर्स यानी पूरी की पूरी इमेज एक सिंगल रो के अंदर क्रिएट हो चुकी हैं, now these complete data या this complete या whole list will be provided to the neural network। अब न्यूरल नेटवर्क के टाइम क्रिएट करने के लिए हमने कौन सी लेयर का इस्तेमाल करना है? डेंस लेयर आपने इस्तेमाल करनी, जो आप नॉर्मली यूज करते हो इन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। आफ्टर दैट वी नीड, अगर आपको कोई ड्रॉप आउट वैल्यू यूज करनी है, यानी आप कोई लेयर ड्रॉप करना चाहते हो, कुछ न्यूरॉन्स ड्रॉप करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर ड्रॉप आउट लेयर भी इस्तेमाल कर सकते हो इफ यू वांट टू यूज। तो मैं लास्ट टाइम करवा चुका हूँ कि ड्रॉप आउट लेयर किस तरीके से काम करती है। आफ्टर दैट एक और चीज आपने यहाँ पर देखी कि हमें मॉडल भी सिलेक्ट करना था, तो हमें, क्योंकि हम सीक्वेंशियल मॉडल पे काम कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे सीक्वेंशियल मॉडल भी इंपोर्ट कर लिया है। फ्रॉम TensorFlow.keras.model we have imported sequential model here, और एक और चीज इंपोर्ट की जिसका नाम है लोड मॉडल। अब ये लोड मॉडल का काम क्या होगा? दिस इज व्हेन योर मॉडल हैज बीन सेव्ड फॉर फर्दर यूज। मतलब आपने अपना मॉडल ट्रेन कर दिया, ट्रेन करने के बाद अब आपने उसको स्टोर कर लिया। अब जाहिर सी बात है, जब आप वेबसाइट के ऊपर उसको या फिर किसी ऐप के ऊपर या किसी एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करोगे, तो रोज रोज ट्रेन तो नहीं कर रहे होगे, हर यूजर उसे ट्रेन तो नहीं करेगा। यूजर ने सिर्फ उसको एक इनपुट प्रोवाइड करनी है, मॉडल ने आपको आउटपुट देना है। अब यहां पर उसके लिए आप क्या करोगे? उसी मॉडल को ट्रेन करने के बाद आपने स्टोर करवाना होता है फॉर फर्दर यूज। वंस यू हैव स्टोर्ड योर मॉडल यू नीड टू लोड इट बैक। आपको इसे वापस से लोड करना पड़ेगा। लोड करने के लिए आपके पास एक सिंपल सा मेथड है, दैट इज
load model from TensorFlow Keras dot model. एक और चीज है, here we have another thing that is image data generator. What is this? इमेज डेटा जनरेटर बेसिकली क्या करता है, आपकी इमेज के ऊपर सारी प्री प्रोसेसिंग एप्लीकेशन अप्लाई करता है और उसे एक कंप्लीट लिस्ट यानी नंपाई एरे के अंदर कन्वर्ट करके आपको रिटर्न करवा देता है। ये यूज करने का फायदा क्या होगा? इसको यूज करने का फायदा ये, आपने इसे फॉर एग्जांपल आपके पास दो कैटेगरीज है, वी आर टॉकिंग अबाउट कैट्स एंड डॉग्स। हमारे पास अभी हमने कैट और डॉग को बेसिकली आइडेंटिफाई क्लासिफाई करना है कि कैट क्या है, डॉग है कि ये कैट है। ठीक है, क्लासिफिकेशन के लिए हमें पहले डेटा को देखना पड़ेगा। अगर आपके पास डेटा इस तरीके से आता है, मीन्स फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर डेटा, ट्रेनिंग के अंदर जाते हैं। नाउ हियर यू कैन सी आपके पास दो फोल्डर्स अलग अलग बने हुए हैं, ऐसा ही आपको ये जो फोल्डर्स के नाम लिखे हुए, क्या इन्हीं नेम्स को हम एज अ लेबल यूज कर सकते हैं? भाई जो डेटा आपके कैट्स के अंदर है वो कैट के लिए डिनोट करेगा, जो डेटा आपका डॉग के अंदर है वो डॉग से रिलेट कर रहा होगा। For this, to extract the label from the columns, the image generator will do what? ये क्या करेगा, इसी सारे के दोनों आपके फोल्डर्स को रीड करेगा, इसका नाम उठाएगा, उसे एज अ लेबल कंसीडर करेगा और इनके अंदर जो वैल्यूज होंगी उनको सेपरेटली स्टोर करना शुरू कर देगा। जैसे कि आपने कैट्स ओपन किया तो आपको यहां पर सारी की सारी कैट की इमेजेस नजर आनी चाहिए। क्या हुआ उसको? क्या हुआ? Now here you can see हमारे पास डिफरेंट इमेजेस यहाँ पर अवेलेबल है, सारी की सारी कैट्स की इमेजेस हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। एक चीज याद रखें, जब आप CNN पे काम कर रहे हो, रिमेंबर वन थिंग, इमेज क्वालिटी मैटर करती है। ठीक है, तो अगर इमेज क्वालिटी अच्छी नहीं है तो हो सकता है प्रेडिक्शन में आपको कहीं ना कहीं मिसमैच नजर आए। ठीक है, तो या तो आपके पास इमेजेस की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, या तो आप इसके ऊपर डिफरेंट प्री प्रोसेसिंग फंक्शंस अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि आप इसकी ग्रे स्केलिंग कर सकते हो। अगर हम इसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर दें तो ऑटोमेटिकली ये जो आपके पास ब्लरीनेस नजर आ रहा है वो खत्म हो जाएगा खुद ब खुद। जो हिस्सा डार्कर होगा वो ब्लैक कलर में चला जाएगा, जो हिस्सा लाइटर होगा वो ऑटोमेटिकली व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ग्रे स्केल का काम क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर कन्वर्ट करना। उससे क्या होगा, आपका ये जो ब्लरीनेस है वो खत्म हो जाएगी। बट रिमेंबर, हर वक्त हर बार ग्रे स्केलिंग काम नहीं आती इसमें। क्यों काम नहीं आती? क्योंकि फॉर एग्जांपल जब आपके पास कलर्स बहुत ज्यादा इंटेंस कलर्स होते हैं, जैसे कि फ्लावर, मल्टीपल फ्लावर्स आप रखो, आपको वहां पर कहीं ना कहीं मैचिंग कलर्स मिलेंगे। इस वक्त जब आप ग्रे स्केलिंग में कन्वर्ट कर दोगे वो कभी भी पहचान नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि फ्लावर की बात करते हैं, आपके पास डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्लावर्स अवेलेबल है, यानी सॉरी मैं बात कर रहा हूँ उसकी रोज की। आपके पास व्हाइट रोज भी आता है, ब्लैक रोज भी आता है, रेड रोज भी आता है, तीन डिफरेंट कैटेगरीज है रोज की। आप इसको जरा ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करें, आपके पास एक ही कैटेगरी बनेगी रोज की, क्योंकि व्हाइट भी वैसे ही दिखेगा, रेड भी वैसे ही दिखेगा, इवन ब्लैक भी वैसे ही दिखेगा। क्यों? जो हिस्सा डार्कर होगा वो ऑटोमेटिकली ब्लैक बन जाए, और रोज की शक्ल हर कैटेगरी में सेम तकरीबन, जिसकी वजह से यहाँ पर आपका CNN काम नहीं कर पाएगा अगर आपने उसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो आप इसके ऊपर डिफरेंट प्री प्रोसेसिंग ऑप्शंस अप्लाई कर सकते हो। आप चाहो इसका कंट्रास्ट बढ़ा दो, आप चाहो इसके कलर कोड्स थोड़े से चेंज कर दो, तो इट्स अप टू यू हाउ यू कैन प्री प्रोसेस योर इमेज बिफोर यूजिंग और बिफोर ट्रेनिंग योर मॉडल। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इस तरह के डेटा को, फॉर एग्जाम्पल वी हैव डिफरेंट फोल्डर्स हियर विद डिफरेंट नेम्स, और हमें इन दोनों फोल्डर्स के लेबल्स भी चाहिए। तो ये जो आपका इमेज जनरेटर है ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इमेज डेटा जनरेटर इन्हीं दोनों फोल्डर्स को उठाएगा, इन दोनों का लेबल यूज करेगा, इन्हीं दोनों लेबल्स के हिसाब से आपकी सारी की सारी इमेजेस क्लासीफाई हो रही है। आई होप समझ आ गई। ठीक है, नाउ
Going to the next process, number one thing, you need to create your image data generator object. Here you can see that image data के अंदर हमने इसको क्या हुआ recycle करो 1 point divided by 255. Why we have divided this by 255? Exactly, क्योंकि कलर कोड आपका मैक्सिमम 255 है. अगर 255 डिवाइड बाय 255 इक्वल्स टू ऑलवेज 1. दैट मीन्स यहाँ पर जो कलर्स हैं ये उसको ऑटोमेटिकली मिन और मैक्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा. अगर 0 होगा तो वैसे ही 0 डिवाइड बाय 255 इज ऑलवेज 0. ऐसे ही है. तो दिस इज व्हाई वी आर बेसिकली डिवाइडिंग दिस बाय 255. तो हमने दो यहाँ पर इमेज जनरेटर क्रिएट किए हैं जो आप देख सकते हो. नंबर 1 इज फॉर ट्रेनिंग जनरेशन एंड नंबर 2 इज फॉर टेस्टिंग जनरेटर. After that we need to create or we need to generate our data. For that we have a function from image data generator में से हमारे पास एक function that is flow from directory. ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उन डायरेक्टरीज को डिटेक्ट करेगा, उनका लेबल उठाएगा और उसके डेटा को ये रीड करके उसी लेवल के हिसाब से स्टोर कर देगा. तो इमेज डेटा जनरेटर का काम क्या है? टू जनरेट अ डेटा डायरेक्टली फ्रॉम द फोल्डर. वी डज नॉट नीड टू डू एनीथिंग कि हम इसमें ओएस मॉड्यूल यूज करें, पहले रीड करवाएं, फिर उसके बाद उसका लेबल उठाएं, फिर लेबल को स्टोर करवाएं, फिर उन्हीं लेबल्स के साथ हम उसको कनेक्ट करें, फिर उसके बाद उसके अंदर दूसरे प्री प्रोसेसर्स अप्लाई करें. आपके पास इमेज डेटा जनरेटर फ्रॉम टेंसरफ्लो अवेलेबल है. वो क्या करता है, आपकी उन दो फोल्डर जो आपने उसको प्रोवाइड किए हैं ऑटोमेटिकली उसको उठाएगा, उसके लेबल्स को गेट करेगा, उसके अंदर जो भी डेटा होगा वो ऑटोमेटिकली इन्हीं लेबल्स के हिसाब से क्लासिफाई करके स्टोर करके आपके पास एक इमेज डेटा जनरेट करके देगा. TensorFlow.keras.preprocessing.image, क्योंकि ये मैंने क्या कहा था, ये प्री प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है. तो फॉर दैट आपके पास यहाँ पर ये अवेलेबल भी कहाँ होगा, keras.preprocessing. किसकी, इमेज की प्री प्रोसेसिंग. ठीक है, यहाँ पर हमने दोनों को प्रोवाइड किया. आप एक चीज यहाँ पर याद करें. नाउ हियर यू कैन सी फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर टारगेटेड साइज है. टारगेटेड साइज क्या है? We need to rescale our image by 128 by 128 pixels. It's up to you कि आप कितनी पिक्सल्स के ऊपर बनाना चाहते हो. अगर आप चाहो 224 by 224 पे कन्वर्ट करो तो हम इसको 224 by 224 पे कन्वर्ट करते हैं. अब एक सवाल आता है, सर हमने इसको कम क्यों किया, हमने रीसाइज क्यों की इमेज को? देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास इमेज आ रही है कोई अराउंड 1024 by 1024 पिक्सल्स. नाउ हाउ मेनी पैरामीटर्स आर देयर, कितने पिक्सल्स हैं वहां पर? 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024, इट विल बी मिलियंस में होंगे. अब ये मिलियंस ऑफ पिक्सल्स को अगर हम एक सिंगल इमेज की बात हो रही है, इसी मिलियंस ऑफ पिक्सल के ऊपर जब मैं कोई अपना मशीन लर्निंग का कोड अप्लाई करूंगा, वो एक इमेज के अंदर ही पूरा दिन खा जाएगा. सिस्टम स्लो हो जाएगा, सिस्टम क्रैश डाउन हो जाएगा. तो हमने क्या किया, इमेज को छोटा कर दिया, हमने क्रॉप नहीं किया है, वी जस्ट हैज रीसाइज्ड इट. हमने क्या किया, अगर 1024 पिक्सल का है हमने उसको छोटा कर दिया. जितना छोटा करेंगे हम उसको, आपको पता है पिक्सल्स नहीं फटने वाले. इवन आपकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, आपका कंट्रास्ट लेवल बढ़ जाएगा. मैं वही एक्सप्लेन कर चुका हूं इससे पहले. अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हो, मैंने कहा प्री प्रोसेसिंग के अंदर आप इसको ब्लैक एंड व्हाइट भी कर सकते हो, आप इसको फ्लिप कर सकते हो, आप इसके अंदर डिफरेंट यू कैन से जूम कर सकते हो, आप इसको ट्रांसपोज कर सकते हो, ट्रांसपेरेंट बना सकते हो. लेकिन हर बार ब्लैक एंड व्हाइट काम नहीं आता. ये रहा ना, ये तो मिन मैक्स स्केलिंग के लिए यूज करिए यार. ब्लैक के दरमियान आता है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही. लेकिन हेयर व्हाट वी हैव डन, अच्छा एक चीज यार मैंने अभी भी एक्सप्लेन किया कि ग्रे स्केलिंग हर वक्त काम नहीं आती.
क्यों काम नहीं आती? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास फ्लावर्स की बात हो, डेटा जब कलर आपके पास बहुत ज्यादा इंटेंस होते हैं, जैसे कि आप फ्लावर्स में रोज उठा लो, आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रोजेस हैं, जिसमें आपके पास रेड रोज है, व्हाइट रोज है, ब्लैक रोज है, ब्लू रोज है, ये सारे आपके पास डिफरेंट रोज है। अगर मैं इसको ग्रे स्केल करता हूं तो सारे के सारे एक हो जाएंगे, देयर विल बी नो डिफरेंस, भले फिर वो ब्लू हो, रेड हो, ब्लैक हो, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। एग्जैक्टली जहां पर एजेस के ऊपर काम कर रहे होंगे हम, वहां पर आपके पास काम आ जाएगा। एग्जैक्टली वहां पर बिल्कुल आ जाएगा। दूसरी चीज, जहां पर एजेस का काम आ रहा है वहां पर आपके पास ये बिल्कुल काम कर रहा होगा, स्पेसिफिकली फेस क्लासिफिकेशन। मेरा काम मेरे पास जो मेरा रिसर्च है वो ये है कि दीवार के ऊपर खड्डा है कि नहीं है, क्रैक डिटेक्शन, मजाक के अलावा नहीं, टू बी ऑनेस्ट मेरा रिसर्च पेपर है इसके अंदर। एग्जैक्टली मैंने बनाया था उसमें सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसमें ये है कि आपकी दीवारों पे किस जगह पर जो है ना वो क्रैक्स हैं और कितने इंटेंस क्रैक हैं जिनको आपने बेसिकली ठीक करना चाहिए। तो उसमें क्या था, उसको आप ड्रोन के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, ड्रोन चलाएं वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर रहा होगा यहाँ पे भी क्रैक है, यहाँ पे भी क्रैक है, यहाँ पे भी क्रैक है। तो मेरा रिसर्च पेपर है इसके अंदर। तो वही सेम चीज़ है, आप एसफॉल्ट के ऊपर काम कर रहे हो, मैं दीवारों पे काम किया। जो आपने बताया वो एसफॉल्ट रोड्स के ऊपर है, मतलब डामर का बना हुआ जो सरफेस होता है ना उसके ऊपर चलता है। मैंने जो बनाया वो बनाया है उस पे ब्रिक स्ट्रक्चर के ऊपर, उस पे काम किया। खैर वापस इधर आते हैं। वंस एक और चीज, अब यार यहाँ देखो, छोड़ दो। Here you can see that हमारे पास एक फंक्शन का नाम है फ्लो फ्रॉम डायरेक्टली। ये क्या करता है, दिस इज द फंक्शन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ योर इमेज डेटा जनरेटर। इस फंक्शन का काम क्या है, ये क्या करेगा, आप इसको जितने भी कैटेगरीज है हर कैटेगरी की एक एक फोल्डर्स को प्रोवाइड कर दो। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देखा, जैसे ही मैं यहाँ पर ट्रेनिंग सेट के अंदर आया तो आपके पास दोनों फोल्डर्स अवेलेबल है, कैट्स एंड डॉग्स। अगर हम इन फोल्डर्स में जाएंगे तो कैट्स के अंदर जाओगे तो कैट्स की तस्वीरें मिलेंगी, डॉग्स में जाओगे तो डॉग्स की तस्वीरें मिलेंगी आपको। इस तरह का फोल्डर अगर आप इसको प्रोवाइड करते हो तो ये क्या करेगा, इसको रीड करेगा। आपने इसको बेसिकली सबसे पहले तो अपना पाथ या फिर जो फोल्डर का या डायरेक्टरी का नाम है जिसके अंदर ये दोनों डायरेक्टरीज पड़ी हुई हैं, आपने वो प्रोवाइड करना है इसको। देन यू नीड टू रीसाइज, अगर आप रीसाइज करना चाहते हो इट्स अप टू यू। आप 128 बाय 128 मैंने यहाँ पे किया हुआ है, आप चाहो 224 करो, आपकी मर्जी, आप 320 पे चले जाओ, इट्स अप टू यू कि आप इसकी रीसाइज कितनी करते हो। क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम होता है तो हमने थोड़ा सा इसको और थोड़ा स्मॉल किया हुआ है। दूसरा, बैच साइज हमने यहाँ पर 32 रखा हुआ है, मतलब हर एक बैच के ऊपर ये आपको 32 इमेजेस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एवरी सिंगल बैच पे 32 इमेजेस आपके पास आएंगे। क्लास मोड हमने इसके अंदर बताया हुआ कैटेगोरिकल। अगर मैं इसको क्लास मोड कैटेगोरिकल नहीं बताता फॉर एग्जांपल, तो ये आपके जो लेबल्स है ना उस फोल्डर के, वो उसको एज अ कैटेगरी नहीं उठाएगा। तो आपने इसको बताना है कि भाई क्लास मोड क्या है, कैटेगोरिकल। तो ये क्या करेगा, जितने भी आपके पास फोल्डर्स थे उसके लेबल्स को उठाएगा एज द लेबल ऑफ योर क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये ट्रेनिंग के लिए हमने कर दिया, यही सेम चीज हमने यहाँ पर टेस्ट के लिए प्रोवाइड कर दिया। तो डेटा हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल था। नाउ हियर यू कैन सी दैट हमारे पास 8005 इमेजेस बिलोंगिंग टू 2 क्लासेस। ठीक है, जो आपकी ट्रेनिंग होंगी, और आपके पास टेस्टिंग के लिए अवेलेबल कितनी है, 2023 इमेजेस बिलोंगिंग टू 2 क्लासेस। तो 2000 से ज्यादा हमारे पास इमेजेस है टेस्टिंग के लिए, और 8000 तकरीबन हमारे पास इमेजेस है फॉर ट्रेनिंग पर्पस। ठीक है, after that what we are going to get is the labels from the training data जो हमने ऊपर अभी गेट किया था। लेबल्स आप चाहो ऐसे लिखो, आप चाहो खुद से प्रोवाइड कर लो, इट्स अप टू यू, बट बेहतर ये होगा कि आप इससे खुद गेट करो।
Why? Because we does not know कि जो आपका टेक्स्ट जनरेटर है उसने 0 किसको दिया है, 1 किसको दिया है, 2 किसको दिया है, 3 किसको दिया है, हमें नहीं पता। तो अगर आप इसी से ऐड करोगे तो जिसने जो भी यहाँ पर ये देख सकते हो आपने मैपिंग इसने खुद किया, हमने कुछ भी नहीं किया। हमने सिंपली क्या किया, ट्रेनिंग डेटा डॉट क्लासेस चेक की। जब आपने क्लासेस चेक की आपके पास डेटा इसके अंदर आ गया। इसी को मैंने सिर्फ और सिर्फ डॉट आइटम्स के थ्रू चेंज किया। क्यों? क्योंकि ये आपके पास जेसन फॉर्मेट में आता है। ठीक है, डॉट आइटम्स यहाँ पर एक फंक्शन यूज किया गया जिसमें आपके पास वैल्यू और की आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। जो आप यहाँ पर देख सकते हो हमने यहाँ पर वैल्यू और की यहाँ पर एज दी डिक्शनरी क्रिएट कर दी है ताकि इजीली हमें समझ आ जाए। नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट आवर ओन CNN मॉडल। अब CNN मॉडल क्रिएट करने के लिए, क्योंकि हमें पता है हमने सीक्वेंशियल मॉडल यूज करना है। सीक्वेंशियल मॉडल क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हम वन आफ्टर वन एक लेयर लगाना चाहते हैं। ठीक है, वन आफ्टर वन एक लेयर आ रही है ना, पहले कॉन्वोल्यूशनल लेयर आई, फिर दूसरी कॉन्वोल्यूशनल लेयर आई, फिर तीसरी लगाना चाहो, फिर चौथी लगाना चाहो, जितनी भी आपने कॉन्वोल्यूशनल लेयर लगानी है आप लगा सकते हो। एक इमेज में आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ जो मैंने लास्ट टाइम भी ओपन किया था थैंक्स टू गूगल। गूगल और काफी सारी चीजें यहाँ पर यूज की भी हैं। लेट मी शो यू। See this. This is how convolutional neural network works. ठीक है, देखिए यहाँ पर आपके पास एक चीज लिखी हुई है, दैट इज फीचर एक्सट्रैक्शन। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैक्स पूलिंग क्या करती थी? फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करती है। तो जहां तक मैक्स पूलिंग लेयर है, नाउ हियर यू कैन सी दिस पोर्शन इज यूज्ड फॉर द फीचर एक्सट्रैक्शन पर्पस। सबसे पहले कॉन्वोल्यूशन लेयर, कॉन्वोल्यूशन लेयर के अंदर 1 2 3 4 5 6 जितनी भी लेयर्स आपने लगानी है आप यहाँ पे लगा सकते हो। डिफरेंट इसके अंदर फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 फिल्टर्स अप्लाई हुए हैं। यही सेम लेयर्स आप मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो। एक लेयर ये बना दी, फिर मैक्स पूलिंग आई, फिर वापस कॉन्वोल्यूशन लेयर बन गई, फिर मैक्स पूलिंग आ गई, फिर से कॉन्वोल्यूशन लेयर बना दी। आपकी मर्जी, आप कितनी भी कॉन्वोल्यूशन लेयर्स इसके अंदर ऐड कर सकते हो। वंस आपका जो फीचर्स है वो एक्सट्रैक्ट हो गए, then these features will be basically fully connected layer के अंदर चले जाएंगे। fully connected layer क्या थी? आपकी flattened layer। उसने क्या किया, जो भी आपके पास आउटपुट आ रहा था इस सबको एक सिंगल रो में कन्वर्ट कर दिया, एक सिंगल डायमेंशन में कन्वर्ट कर दिया। अब हर वैल्यू इटसेल्फ इज अ इनपुट फॉर नेक्स्ट न्यूरल नेटवर्क। और इस न्यूरल नेटवर्क में आप यहाँ पर आउटपुट लेयर देख सकते हो। दिस इज योर डेंस लेयर जो आप क्रिएट करते हो विद सॉफ्टमैक्स, विद रेल्यू और व्हाटएवर यू कैन से एक्टिवेशन फंक्शन। अब एक सवाल आता है, सर क्या एक्टिवेशन फंक्शन कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल लेयर में लगेगा? बिल्कुल लगेगा, कॉन्वोल्यूशनल लेयर में भी लगेगा। यहाँ पर भी एक्टिवेशन फंक्शन यूज किया जाएगा और यहाँ पर एक्टिवेशन फंक्शन यूज किया जाएगा रेलू। आप लीकी रेलू भी यूज कर सकते हो, ज्यादा फर्क नहीं है इन दोनों में। रेलू फंक्शन आप यहाँ पर एक्टिवेशन फंक्शन यूज कर सकते हो। उसका काम क्या होगा, आपके फिल्टर्स को अपडेट करना। जो बैक प्रोपगेशन हम यूज करते थे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, बस में क्या था, वेट्स एंड बायस अपडेट होते थे। यहां पर क्या होगा, आपके फिल्टर्स अपडेट होते जाएंगे। ठीक है, आपने लगा दिए फॉर एग्जाम्पल आपने 32 जो है ना फिल्टर्स लगा दिए। एक दफा ट्रेन हुआ, फिल्टर्स अपडेट हो, दोबारा ट्रेन, फिर फिल्टर्स अपडेट हो, फिर दोबारा ट्रेन हो। इस तरीके से ये अपडेट्स आपके पास आती रहेंगी। तो यहाँ पर भी आपके पास एक्टिवेशन फंक्शन यूज किया जाता है। जो आपका रेलू होगा, इधर आप डिपेंड करते हैं। अगर आप बाइनरी क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो आपके लिए सिग्माइड बहुत है। मल्टी कैटेगोरिकल डेटा है तो आपके लिए सॉफ्टमैक्स बहुत है। आप चाहो तो इसके अंदर रेलू और लीकी रेलू भी यूज कर सकते हो, बट इट डिपेंड्स ऑन योर डेटा कि आपके पास डेटा किस कैटेगरी में आता है। ठीक है, मल्टी क्लासिफिकेशन में रेलू इस्तेमाल नहीं होगा। मल्टी क्लासिफिकेशन में रेलू इस्तेमाल नहीं होगा एज दी आउटपुट। तो ये इस चीज का ख्याल रखना। दोबारा आ जाते हैं यहाँ पर। अब सबसे पहले हमने पहली लेयर बनानी है विच इज योर फर्स्ट कॉन्वोल्यूशनल लेयर। इसके ऊपर फोकस करना है क्योंकि ये वो लेयर है जो आपसे इमेजेस ले रही है और फर्स्ट फिल्टर अप्लाई कर रही है। At this time you will need to provide, for example here you can see the 32 here, 32 यहाँ पर क्या है, this is the filters, number of filters that you want to apply in just one convolutional layer.
हमने कहा भाई 32 लेयर्स अप्लाई करो, फिल्टर्स अप्लाई करो। फिल्टर का साइज या फिर फिल्टर की क्लासिफिकेशन क्या है, यहां पर आप देख सकते हैं हमने 3x3 का फिल्टर अप्लाई किया, ठीक है। आप चाहो यहाँ पे 4x4 का अप्लाई करो, आप चाहो 2x2 का अप्लाई करो, बट नॉर्मली हम 3x3 पे चलते हैं। बहुत बड़ा फिल्टर भी अप्लाई नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि बहुत बड़ा फिल्टर आप अप्लाई करोगे तो आपकी इमेज कंप्लीट जल्दी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल फिल्टर में तो आपके फीचर्स बहुत अच्छी तरीके से एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। बहुत स्मॉलर फिल्टर अप्लाई नहीं करना, फॉर एग्जांपल 1x1 का, तो वो असल में क्या होगा कि बहुत ही लेंथी प्रोसेस चला जाएगा। तो आपने ऐसा फिल्टर अप्लाई करना है कि जो आपको बहुत ज़्यादा लेंथी भी ना करे और आपकी कंप्लीट इमेज में से आप फीचर्स को एक्सट्रैक्ट भी कर पाओ। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द एक्टिवेशन फंक्शन व्हिच इज बेसिकली रेलू हियर। तो हम यहाँ पर रेलू यूज कर रहे हैं और इनपुट शेप में हम बताएंगे हमारी इमेज किस शेप से आएगी। ऊपर हमने इस इमेज को किस शेप में रिसाइज किया था? 128 बाय 128, तो हमने यहां पर बता दिया 128 बाय 128। ये 3 क्या है? चैनल्स। वाई चैनल्स? क्योंकि ये कलर्ड इमेज है, हमने इसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट नहीं किया हो, ठीक है। कलर्ड इमेज है तो आपके पास चैनल्स 3 आ गए। ये हो गई आपकी इनपुट कॉन्वोल्यूशनल लेयर। इनपुट कॉन्वोल्यूशनल लेयर, नॉट न्यूरल लेयर, ठीक है। मैं इनपुट कॉन्वोल्यूशनल लेयर की बात कर। After that we need to apply the max pooling here। max pooling क्या कर रहा था? फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहा था। तो फिर यहाँ पर हमने max pooling कितनी अप्लाई की है? 2x2 की लेयर बनाई। अब आते एक और लेयर हमने बना दी, कॉन्वोल्यूशनल लेयर। अब इसकी बार हमने इसके अंदर कितने 64 यू कैन से फिल्टर्स अप्लाई किए और फिल्टर्स का साइज वही 3x3 का फिल्टर है। एक्टिवेशन फंक्शन वही रेलू। अब यहाँ इनपुट देने की जरूरत नहीं। इनपुट इसलिए देने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने क्या कहा था, आपके पास एक फॉर्मूला था क्या? n प्लस 2p माइनस f प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्ट्राइप। ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जिस तरह की भी इमेज बनेगी उसकी साइज 128 बाय 128 तो नहीं हो सकती। या तो फिर आप उस हिसाब से फिल्टर्स अप्लाई करोगे 128 बाय 128 हो, तब आप इसके अंदर यूज कर सकते हो इसको। लेकिन अभी हमें पता नहीं है उसकी साइज क्या बनेगी, तो हम इसके अंदर कोई इनपुट शेप नहीं प्रोवाइड कर रहे। अगर आप इनपुट शेप प्रोवाइड किया तो प्रीवियस लेयर को वैसी इनपुट, उसी तरीके का इनपुट उसको देना पड़ेगा, मतलब आउटपुट जनरेट करना पड़ेगा। तो फिर आपने उस हिसाब से यहाँ पर फिल्टर्स भी यूज करना। फिर मैक्स पूलिंग लेयर अप्लाई कर दी हमने, एक और यहाँ पर कॉन्वोल्यूशनल लेयर अप्लाई की है और उसके बाद दोबारा भी आप मैक्स पूलिंग लेयर अप्लाई कर सकते हो और आपको करना चाहिए। After that we have seen the model dot summary here। समरी क्या करती है? समरी बताती है आपके मॉडल की कंप्लीट सीक्वेंस के अंदर कौन कौन सी लेयर्स हैं। नाउ हियर यू कैन सी दैट आपके पास सबसे पहली लेयर क्या आ रही है? कॉन्वोल्यूशनल लेयर। वेयर यू कैन सी दैट कि आपके पास जो आउटपुट शेप बनेगा वो 128 नहीं बन रहा, 126 बाय 126 बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। 32 इसलिए बोल रहा है क्योंकि 32 का बैच आ रहा था ना ऊपर, ये देखो, ठीक है। आफ्टर दैट यहां पर आप देख सकते हो जब हमने इसके अंदर कॉन्वोल्यूशन मैक्स पूलिंग लेयर बनाई तो आपकी ये जो 126 था वो ऑटोमेटिकली हाफ हो गया, आधा हो गया, क्योंकि हमने 2x2 की लगाई है। 3x3 की करोगे तो 3 गुना कम हो जाएगा, ठीक है, 3 से डिवाइड हो जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन दैट। नाउ हियर यू कैन आल्सो सी दैट कि आपके पास यहां पर वैल्यू कितनी आ गई, कम हो गई। कहां पे? इस जगह पर। जब आपने इसके अंदर दोबारा कॉन्वोल्यूशन लेयर अप्लाई की तो आपका आउटपुट क्या बन गया? 61। फिर मैक्स पूलिंग अप्लाई की, आपके पास आउटपुट वैल्यू कितनी आ रही है? दोबारा से आपने इसके कॉन्वोल्यूशन लेयर अप्लाई किया, आपके पास वैल्यू कितनी बन गई? अब ये 28 बाय 28 का मतलब है ये वो यू कैन से पॉइंट्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स थे जो हमने एक्सट्रैक्ट करने थे, ये सिर्फ इसके अंदर वही आएंगे। जो एक्स्ट्रा बैकग्राउंड के ऊपर कोई दूसरा आदमी खड़ा हुआ है, अगर आप बात करो किसकी, डॉग की इमेज, हो सकता है कोई पीछे से मैन इज होल्डिंग द डॉग हियर, तो उसमें क्या होगा कि उस आदमी को भी तो ये कर रहा होगा, उसकी भी तो फीचर्स निकाल रहा होगा।
तो यहां पर जब आप डॉग्स की बात करोगे तो ये सिर्फ डॉग के पीछे उठाएगा, बाकी सब खत्म। दैट इज वाई अब आपके पास जो शेप है वो क्या बच गया, 28/28। अब ये आपके पास 28/28 का एक शेप तैयार हो चुका है। पैरामीटर्स आर बेसिकली यहां पर कि कितने फीचर्स एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। टिल नाउ आखिर तक आपके पास 36,000 फीचर्स इसने गेट किए, पैरामीटर्स गेट किए, जिसके ऊपर अब आपने अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है? आपका न्यूरल नेटवर्क लेयर। न्यूरल नेटवर्क लेयर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने इसको क्या करना पड़ेगा, फ्लैटन करना पड़ेगा। तो फ्लैटन करने के लिए हमने क्या किया, इसके अंदर एक और लेयर ऐड कर दी, इसका नाम था फ्लैटन। ये क्या करेगा, इसको सिंगल डायमेंशन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब जो भी इसके अंदर से आउटपुट आता है वो डायरेक्टली चला जाएगा कहां पर, आपके डेंस लेयर के अंदर। डेंस लेयर के अंदर हमने न्यूरॉन 64 रखे, सब टू यू। आपको जितने मर्जी न्यूरॉन्स इसके अंदर बनाने हैं, आज सब टू यू कि आप कितने न्यूरॉन्स बनाते हो। मैंने 64 बनाए, आप चाहो इसके बाद एक और न्यूरल नेटवर्क की लेयर बना सकते हो, डेंस लेयर बना सकते हो, जब तक आपके पास रिजल्ट्स बेहतर नहीं होते। ठीक है, इन द एंड वी हैव क्रिएटेड अ आउटपुट लेयर, एंड इन दिस आउटपुट लेयर हमने सॉफ्टमैक्स प्रोवाइड किया। व्हाई? नहीं, सॉफ्टमैक्स कैटेगोरिकल डेटा की क्लासिफिकेशन के लिए काम आता है, स्पेसिफिकली बाइनरी के लिए सिग्माइड इज इनफ। ठीक है, लेकिन अगर आप सिग्माइड नहीं यूज करें, सॉफ्टमैक्स भी यूज करें तो वो भी चलेगा, क्योंकि है तो वो भी मल्टी कैटेगरी। सिग्माइड इनफ है सिर्फ 2 कैटेगरीज के लिए, 2 से एक बढ़ गया तो नहीं चलेगा। सॉफ्टमैक्स 2 पे भी चलेगा, 3 पे भी चलेगा, 4 पे भी चलेगा, जितनी मर्जी कैटेगरी से उसके ऊपर ही काम कर रहा हो। ठीक है, तो हमने यहां पे सॉफ्टमैक्स प्रोवाइड किया एज द एक्टिवेशन फंक्शन, एंड द समरी शोज द कंप्लीट रिजल्ट दैट यू सी हियर। जब इसको फ्लैटन किया गया तो टोटल हमारे पास कितनी पैरामीटर्स या फिर आप कह सकते हो पिक्सेल्स जनरेट हुई है, 50,176 पिक्सेल्स। ये 50,176 पिक्सेल्स एक साथ एज द इनपुट गई हैं आपके न्यूरल नेटवर्क के पास। न्यूरल नेटवर्क के पास आपके पास इनपुट आया, आउटपुट में लेयर कितनी बन गई आपके पास, 64। क्यों? क्योंकि हमारे पास न्यूरॉन्स कितने थे, 64। हर न्यूरॉन ने एक आउटपुट तो देना है, हर न्यूरॉन ने एक आउटपुट आपको प्रोवाइड करना है। तो 64 न्यूरॉन है तो आपके पास आउटपुट कितने हो गए, यही 64 आउटपुट्स आपके पास प्रोवाइड कर दिए गए आपके लास्ट यानी आउटपुट लेयर के पास। आउटपुट लेयर ने रिजल्ट में आपको वैल्यू कितनी दी, 2 वैल्यू। 2 क्यों दी? क्योंकि या तो वो 0 होगा या तो वो 1 होगा। तो आपका मॉडल यहां पर रेडी हुआ है, ट्रेन नहीं हुआ अभी तक, इट इज रेडी नाउ। अब आपने इसको ट्रेन करने के लिए आप सिंपली क्या करोगे, इसको कंपाइल करो। कंपाइल में हमने ऑप्टिमाइजर कौन सा यूज किया, एडम। वी हैव यूज्ड लॉस हेयर, और लॉस हमने यूज किया कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। ये हम ऑलरेडी पहले भी यूज कर चुके हैं फॉर डिफरेंट कैटेगोरिकल डेटा के ऊपर, जब हमने न्यूरल नेटवर्क बनाया था, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर हमने एक्यूरेसी प्रोवाइड कर दिया, दैट मींस वी नीड टू गेट द एक्यूरेसी हियर, and from here we are basically predicting our model, yani training our model by using model dot fit, and at the time of fit हमने यहाँ पर epochs कितने प्रोवाइड किए, 10, that means 10 times ये क्या करेगा, मॉडल आपका रन हो रहा होगा। ठीक है, 32 का बैच है तो अगर फॉर एग्जांपल 8000 इमेजेस है तो डिवाइड बाय 32, तो आपके पास अराउंड कोई 251 की एक बैच बन रही होगी। तो 251 इमेजेस चलती रहेंगी हर एपॉक के ऊपर। ठीक है, वही सेम तरीका है। इन दी एंड इन सबको आप ऐड करो, आपके पास टोटल अमाउंट ऑफ इमेजेस बन जाएंगे, आप खुद चेक कर सकते हैं। Here you can see that आपकी जो ट्रेनिंग एक्यूरेसी है वो इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो आपकी जो वैलिडेशन एक्यूरेसी है वो भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन एक पॉइंट के बाद वापस डिक्रीज होना शुरू हो गई है। तो इस चीज को अगर हमें रोकना है तो क्या करना
अर्ली स्टॉपिंग यूज करना चाहिए। अर्ली स्टॉपिंग क्या करेगा, खुद ही मॉनिटर करेगा आपके लॉस या फिर एक्यूरेसी, सब तो जो आप जो भी यूज करते हो फॉर मॉनिटरिंग पर्पस, लॉस को अगर आप मॉनिटर करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपके पास यहाँ ट्रेनिंग लॉस तो कम हो रहा है, वैलिडेशन लॉस भी कम हो रहा था, लेकिन इस पॉइंट पर आके ये दोबारा इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो अर्ली स्टॉपिंग क्या करता है, इसको यहीं पर स्टॉप कर देता, और ये बेस्ट इफॉक होता जहां पर आपका ट्रेन जो मॉडल है वो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा होता। लेकिन क्योंकि हमने इसके अंदर फिलहाल अर्ली स्टॉपिंग नहीं लगाई हुई, तो इससे क्या प्रॉब्लम आई कि इससे फर्दर भी ट्रेन किया, अब यहाँ थोड़ी सी एक्यूरेसी ना आगे पीछे है, लेकिन स्टिल ये डिटेक्ट कर रहा है। वो तो रही थी बैक प्रोपोगेशन, वो तो ऑटोमेटिकली हो रही है ना, वो आपके जो हर इपॉक के बाद वेट्स अपडेट हो रहे हैं, वो कैसे हो रहे हैं, ओवर फिटनेस कह सकते हो आप इसको, क्योंकि ट्रेनिंग वाले और चीजों को तो बहुत अच्छी तरीके से डिटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक तो आप लोगों ने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर भी देखा था कि किस तरीके से हमने ये सारी की सारी हिस्ट्री जो है उसको रीड करना है, जिसमें आपके पास ट्रेनिंग एक्यूरेसी भी है, वैलिडेशन एक्यूरेसी भी है, ट्रेनिंग लॉस भी है और वैलिडेशन लॉस भी है। हाउ टू सेव दिस मॉडल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टुडेज क्लास। इसको सेव कैसे किया जा सकता है, हमारे पास डिफरेंट एक्सटेंशंस हैं टू स्टोर एनी मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग और एआई मॉडल। किसी भी डीप लर्निंग एनएलपी या फिर आप बात करो ट्रांसफॉर्मर का मॉडल हो या फिर मशीन लर्निंग का मॉडल हो, उसको स्टोर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट एक्सटेंशंस हैं। नंबर वन एंड मोस्ट यूज इज द H5 एक्सटेंशन। H5 जो मशीन लर्निंग के टाइम पर तो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और काम भी आती है, ठीक है, बट जब आप लोग डीप लर्निंग में काम करते हो तो कोशिश किया करें, एक नई एक्सटेंशन आई है जिसका नाम है डॉट केरास के नाम से, तो आप इसे डॉट केरास के नाम से स्टोर भी कर सकते हो। अभी यहाँ पर हमने वही डॉट H5 के नाम से स्टोर किया है, आप इसको डॉट केरास के नाम से भी स्टोर कर सकते हो, आप इसको डॉट TF के नाम से भी स्टोर कर सकते हो, मतलब टेंसर फ्लो के नाम से, ठीक है, आप इसे H5 के नाम से भी स्टोर कर सकते हो। ये अलग अलग एक्सटेंशंस हैं जो आप यूज करते हो टू स्टोर एनी मॉडल। वंस इट इज स्टोर्ड, आपने कैसे स्टोर करना है, सिंपली मॉडल डॉट सेव यूज करना है, नाम लिखने आगे एक एक्सटेंशन लगा देनी है। नहीं, यही बता रहा हूं आपको, टेंसर फ्लो से अगर आप स्टोर करवा रहे हो तो आपके पास ये स्पेसिफिक एक्सटेंशंस हैं, जिसमें आपके पास H5 है, जिसके अंदर अपने पास केरास है, आपके पास TF है, ये आप यूज कर सकते हो। ठीक है, मोस्ट जो अभी चल रहा है, आजकल जो फॉर्मेट चल रहा है वो चल रहा है हमारा डॉट केरास के नाम से, तो आप चाहो तो डॉट केरास से भी इसको स्टोर करवा सकते हो, और मैंने H5 के नाम से स्टोर करवाया है, थोड़ा सा लाइट वेटेड होता है H5, तो इसलिए हमने इसको डॉट H5 पे स्टोर करवाया। एक्सटेंशन है ये बेसिकली, ठीक है। Here you can see once you have stored it, अब आप इसी को यूज कैसे करोगे। यहां तक मैं रन नहीं कर रहा दोबारा से, ठीक है, मैं यहां से रन कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी ट्रेन किया हुआ है, तो मैं इसको दोबारा लोड करवा लेता हूं। तो लोड करने के लिए हमने सिंपली क्या किया, पर ये सबसे पहले ये तो चलाओ, अब ये लोड, ओके, नाउ द मॉडल इज सक्सेसफुली लोडेड हियर। इसको हमने लोड कर दिया है। लोड करने के बाद मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया था, इस फंक्शन का हमने क्या किया, क्यों बनाया है मैंने इसको, बेसिकली आई नीड टू प्रिडिक्ट एन स्पेसिफिक इमेज जो ना मेरे टेस्टिंग सेट में है ना मेरे ट्रेनिंग सेट में है, मैंने अलग से ही डाउनलोड किया, वो चेक करनी थी मुझे। तो अब जाहिर सी बात है उसकी साइज अलग होगी, वो फॉर एग्जाम्पल 524 या 512 की जो है ना उसमें आ रही है, पिक्सल्स में आ रही है, तो फिर मैं क्या करूं उसको, पहले उसको मुझे रिसाइज करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने सिंपली बहुत सिंपल क्या किया, आई एम रीड, यू नो वेरी वेल व्हाट वी आर, व्हाई वी आर यूजिंग आई एम रीड, टू रीड एनी इमेज। इमेज डॉट हमने यहाँ पे इसको रिसाइज कर दिया टू 128 बाय 128, ठीक है। मिन मैक्स स्केलिंग के लिए हमने इसको डिवाइड बाय 255 कर दिया कि अगर 0 होगा 0 हो जाएगा, 255 होगा 1 हो जाएगा, बीच का होगा तो ऑटोमेटिकली 0 से लेकर 1 के दरमियान की वैल्यू आपके पास बचे। यहां पर हमने सिर्फ एक चीज बनाई है,
np डॉट एक्सपेंड dims, ये बेसिकली क्या है? एग्जैक्टली हमने क्या किया यहां पर, इसी इमेज इक्वल्स टू, हमने इसी इमेज को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया है डायमेंशंस में। ठीक है, एक्सपेंड करने का मकसद क्या था यहां पर? तो वो तो इमेज तो पूरी थी ना हमारे पास ऑलरेडी, इसको एक्सपैंड क्यों किया हमने? देखिए डंपाई एरे जो है ना, मैंने आपको कहा था वो साइज वगैरह, एरे का मतलब क्या, उसका साइज चेंज नहीं होता, या तो आपको उसको रिसाइज करना पड़ेगा, पर कितना रिसाइज करना है हमें नहीं पता। आपने जो इमेज दी है उस इमेज का साइज कितना है, उसके अंदर हर पिक्सल के पास अलग अलग अपना खुद का एक नंपाई का मैट्रिक्स बना हुआ होगा। जब आपने उसको एक्सपैंड कर दिया तो ये जितनी मल्टी डायमेंशंस ऊपर से उठा रहा था उतने ही डायमेंशन ये इधर भी क्रिएट कर देगा इन अ सिंगल रो। तो अलग अलग डायमेंशंस आपके पास बन जाए, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो मॉडल था वो क्या मांग रहा था, वो आपके पास एक्सपेंडेड डायमेंशंस गेट कर रहा था, मतलब एक कंप्लीट इमेज एक कंप्लीट एक सिंगल नंपाई एरे के अंदर होनी चाहिए थी। अभी क्या होगा, हर पिक्सल की नंपाई एरे अलग होगी। जब आपने एक्सपेंड कर दिया तो वो पूरा का पूरा एक ही बन गई नंपाई एरे। एग्जैक्टली अब ये पूरी इमेज आपने यहाँ पे क्रिएट कर दी। आफ्टर दैट वी नीड टू प्रोवाइड और वी नीड टू प्रेडिक्ट, तो वही सेम तरीका है, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट। तो हमने इसको मॉडल डॉट प्रेडिक्ट कर दिया। अब जो आपके पास रिस्पॉन्स आया उसको चेक करना। रिस्पॉन्स को कैसे चेक करें? एक चीज याद रखें, रिस्पॉन्स में आपके पास एक्यूरेसीज आती हैं, लेबल्स नहीं आते। यहां पर एक्यूरेसी रिस्पॉन्स में आएगी, जैसे कि इंडेक्स नंबर 0 पर है, आपके पास एक्यूरेसी आ रही है 90%। इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर आपके पास एक्यूरेसी आ रही है 20%। कौन सी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा है? इंडेक्स नंबर 0 वाली। तो उसका इंडेक्स नंबर 0 का मतलब है लेबल नंबर 0, यानी कैट या फिर मतलब जो भी है डॉग या जो भी आपका 0 पर होगा आपका लेबल, उसका मतलब ये होता है। तो सिंपली हमने क्या किया, जो भी आपके पास एक्यूरेसी आई, इस एक्यूरेसी को हमने प्रोवाइड कर दिया आर्ग्यूमेंट मैक्स के अंदर चेक करने के लिए कि इसके अंदर किस पोजीशन के ऊपर सबसे मैक्सिमम एक्यूरेसी आ रही है। तो बता दिया इसने भाई, आर्ग्यूमेंट मैक्स क्या करता था, पोजीशन बताता था, लोकेशन बताता था, इंडेक्स नंबर बताता था। इसके इंडेक्स में बता दिया फॉर एग्जांपल 0 पे आई है, तो 0 आपका यहां पर आ गया इंडेक्स। यही इंडेक्स हमने ऊपर जो लेबल्स क्रिएट किए थे कागज, ये रहे, इसमें से हमने इसको लेबल प्रोवाइड किया, मतलब इंडेक्स नंबर प्रोवाइड किया, इससे उसने ऑटोमेटिकली बता दिया दिस इज डॉग। हियर यू कैन सी, यहां पर इसने रिस्पांस में क्या दिया हमें, 0 पे एक एक्यूरेसी आ रही है और 1 पे एक एक्यूरेसी आ रही है। यहां पर मैक्सिमम एक्यूरेसी 1 पे आ रही है, तो 1 का मतलब है डॉग्स। तो यहां पर आप देख सकते हो आपके पास मॉडल भी डॉग को प्रेडिक्ट कर रहा है। नहीं पाथ दिया है भाई, ये रहा पाथ का मकसद, अभी इसने उसी सेम फोल्डर में सेव किया हुआ है, तो उसी सेम फोल्डर में नाम दे रहा है उसने। हाँ उधर ही करेगा, उधर से लोड होगा, जहां पर अवेलेबल होगा वहीं से लोड होगा, फाइल जहां पर अवेलेबल है वहीं पे लोड होगी। इसमें कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं। अभी नमाज के टाइम में नमाज पढ़कर आ जाते हैं, उसके बाद मैं आपको टास्क देता हूँ, ये टास्क परफॉर्म करके दिखाएं, सेम हम करता हूँ, जल्दी नमाज पढ़कर। इसमें कोई भी सवाल है तो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं।